दोस्तों अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि इंडियन गवर्नमेंट 12,000 रुपीज के अंदर सारे चाइनीज स्मार्टफोन को बैन करने वाली है। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 80% से भी ज्यादा शेयर है चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट का। मोर देन 80% स्मार्टफोन यूजर चाइनीज स्मार्टफोन को बाय करते हैं और बहुत सारे इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी ऑफलाइन स्मार्टफोन को परचेस करते हैं। और आपको पता ही ऑफलाइन पे किसका राज है, ओप्पो और वीवो का। और आपको पता ही ओप्पो और वीवो दोनों चाइनीज कंपनी है और उसकी वजह से चाइनीज स्मार्टफोन का मार्केट शेयर और बढ़ जाता है। और इंडिया में अभी भी 50% से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 12,000 रुपीज के अंडर स्मार्टफोन परचेस करते हैं और मेजोरिटी ऑफ द लोग अपना पहला और दूसरा स्मार्टफोन 12,000 रुपीज के अंडर परचेस करते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से अगर गवर्नमेंट चाइनीज स्मार्टफोन को 12,000 रुपीज के अंदर बैन करती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा। छोटा मोटा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है अगर गवर्नमेंट चाइनीज स्मार्टफोन को बैन कर देती है अंडर 12,000। और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज स्मार्टफोन को बैन कर सकती है 12,000 रुपीज के अंदर। अब आप सोच रहे हो यार कैसी बात कर रहा है, गवर्नमेंट है यार, वो तो कुछ भी कर सकती है। तो गाइस भली वो गवर्नमेंट है पर फिर भी गवर्नमेंट की भी गवर्नमेंट है और क्या वो करने देगी। सो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरी देखना और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। पहले इंडियन मार्केट को समझना पड़ेगा कि 12,000 रुपीज के अंदर क्या इंडियन मार्केट है, अभी क्या सीनियर चल रहा है, पहले क्या था, कैसे क्या। तो गाइस अपन ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं 2020 से, जब यहाँ पे स्मार्टफोन मार्केट बहुत ही पीक पे था, बहुत ज्यादा स्पीड में इनोवेशन हो रही थी, हर दिन कुछ ना कुछ नई इनोवेशन हो रही थी। और अगर आज के डेट में आपने स्मार्टफोन परचेस करा है तो 4 महीने बाद बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आ जाती थी, आपको ऐसा फील होता था। आज की डेट में भी कंपनी बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है बट इतनी इनोवेशन नहीं हो पा रही है कि आपको ऐसा लगे कि यार मैंने आज स्मार्टफोन परचेस करा है, अब तो ये आ गया वो हो गया। तो स्मार्टफोन इंडस्ट्री 2020 तक तो बहुत पीक पे चली, बहुत ही अलग ट्रेंड पे चली। 2020 में उसको स्पीड ब्रेकर लगने चालू हो गए और पहला स्पीड ब्रेकर इस ट्रेंड में जब लगा जब गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट बढ़ा दिया स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे। गवर्नमेंट के जीएसटी रेट बढ़ाने की वजह से स्मार्टफोन इंडस्ट्री जो एकदम फुल स्पीड पे चल रही थी उस पे ब्रेक लग गया, क्योंकि एकदम से जो कंपनियों की कॉस्ट थी वो हिल गई। फॉर एग्जांपल अगर अभी 11,000 रुपीज में रेडमी या रियलमी का कोई स्मार्टफोन आ रहा है, उस पे ये स्पेसिफिक प्रोसेसर, ये स्पेसिफिक कैमरा दे रहे हैं, अब वो 4-5-6 महीने बाद क्या करेंगे कि उसी प्राइस रेंज पे 11,000 पे इससे भी बेटर प्रोसेसर और इससे भी बेटर कैमरा देने की कोशिश करेंगे। मान लो कंपनी ने अभी ऐसे ही करा और एक और न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करा जिसपे पहले वाले से भी बेटर प्रोसेसर और बेटर कैमरा है, बट गवर्नमेंट ने अब जीएसटी रेट बढ़ा दी है। तो क्योंकि उसकी 11,000 रुपीज प्राइस थी कंपनी के हिसाब से, बट जीएसटी रेट बढ़ने की वजह से अब वो स्मार्टफोन हो गया 12,000 का। बट कंपनी उसको 12,000 में तो लॉन्च कर नहीं सकती क्योंकि वो जो सीरीज है वो तो 11,000 रुपीज की है। तो वो फिर वो 1,000 रुपीज जो जीएसटी रेट बढ़े हैं उसको कम करने के लिए अपने को स्मार्टफोन में कंजूसी यानी कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करेगी, जिसके वजह से कैमरा डाउनग्रेड करा, प्रोसेसर डाउनग्रेड करा, ये सब करा और उसको फिर से स्मार्टफोन को 11,000 रुपीज पे लॉन्च करने की कोशिश करेगी। और जहां पे 11,000 रुपीज पे उसने फिर से लॉन्च करा तो अपग्रेड हुआ, कुछ नहीं हुआ और उल्टा डाउनग्रेड हो गया। तो इसकी वजह से पहला स्पीड ब्रेकर तो वहां पे लगा और वहां पे थोड़ा बहुत स्पीड कम हुई। फिर सेकंड स्पीड ब्रेकर लगा कोरोना वायरस के टाइम। सारी इनोवेशन, जितनी भी चिप टेक्नोलॉजी वगैरह थी, ग्राफिक कार्ड की टेक्नोलॉजी थी, डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी थी, सारी इंडस्ट्री बंद पड़ गई, ठप पड़ गई। और उसके बाद जब लाइफ बैक ऑन द ट्रैक आने लग गई तो सारी इंडस्ट्री एकदम से तो स्टार्ट हो नहीं सकती थी, तो धीरे धीरे कुछ कुछ इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, उस पर कॉस्ट भी ज्यादा लगी क्योंकि फुल वर्क फोर्स से तो काम कर नहीं सकते, तो उसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ी क्योंकि अब ज्यादा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, फुल वर्क फोर्स पे काम नहीं कर रहे हो, तब की कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो उसके वजह से भी एक स्पीड ब्रेकर लगा और ये ट्रेंड थोड़ा कम हुआ स्मार्टफोन इनोवेशन का। उसके थर्ड स्पीड ब्रेकर तब लगा जब कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद स्मार्टफोन लॉन्चेस फिर से चालू हो गए, सब बैक ऑन द ट्रैक आ गया, फिर गवर्नमेंट ने फिर से जीएसटी रेट बढ़ा दिए और उसके बाद वही सेम सिचुएशन हुई जो कि फर्स्ट केस में हुई थी, फर्स्ट स्पीड ब्रेकर में। कंपनियों का कॉस्ट बजट फिर से हिल गया और फिर से उनको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी सेम स्मार्टफोन सीरीज सेम प्राइस में भेजने के लिए। और इन 3 स्पीड ब्रेकर की वजह से अभी अभी रिसेंटली 3 साल में कुछ ज्यादा इनोवेशन हुई नहीं है स्मार्टफोन मार्केट में। अगर इनोवेशन भी हुई है तो महंगे स्मार्टफोन में ही है क्योंकि वहां पे मार्जिन ज्यादा रहता है ना, तो वो इनोवेशन ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा चीजें ऑफर कर सकते हैं कस्टमर को। बट 15,000 रुपीज के अंडर तो बहुत कट टू कट बजट रहता है। यूं समझ लो कि 5% से भी कम का प्रॉफिट मार्जिन रहता है हर स्मार्टफोन पे कंपनियों का। तो अगर थोड़ी बहुत इनोवेशन हुई भी है तो वो हायर प्राइस रेंज सेगमेंट पे हुई है, जैसे 67 वाट का फास्ट चार्जर कॉमन ही हो गया है 20,000 रुपीज, उससे ऊपर में वगैरह ये सब 12,000 रुपीज के अंडर तो सेम ही है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ।
2020 के पहले 10,000 रुपीज में एक स्मार्टफोन पॉपुलर हुआ था, बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन था, वो है Asus Zenfone Max Pro M1 और ये Asus का फोन लॉन्च हुआ था 10,000 रुपीज में। और अभी 2-3 दिन पहले एक Infinix का न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है 10,000 रुपीज में, Infinix Hot 12 Pro। और सारे जितने बड़े यूट्यूबर जिन्होंने अनबॉक्सिंग करी वो सब ये बोल रहे हैं कि करंटली 10,000 रुपीज में बेस्ट स्मार्टफोन है वो। तो अपन कंपेयर करते हैं उस टाइम के Asus वाले स्मार्टफोन को और अभी के Infinix Hot 12 Pro को और देखते हैं कि कितना चेंजेस हुए हैं। तो उस टाइम Asus के स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी थी, अभी वही बैटरी है। उस टाइम पे भी 10 वॉट का चार्जिंग आता था स्मार्टफोन पे, अभी 15 वॉट और किसी किसी में 18 वॉट का आ जाता है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। डिस्प्ले तब भी IPS LCD मिलता था, अभी भी IPS LCD ही मिलता है। 3 साल पहले के 10,000 रुपीज वाले स्मार्टफोन PUBG को हाई ग्राफिक्स पे हाई फ्रेम रेट पर चला लेते थे इन 30 FPS पे, और अभी के स्मार्टफोन भी हाई ग्राफिक्स पे हाई फ्रेम रेट पे चला पाते हैं। और कुछ स्मार्टफोन 10,000 रुपीज में ऐसे हैं जो हाई ग्राफिक्स को सपोर्ट भी नहीं करते, या तो स्मूथ ग्राफिक्स पे हाई फ्रेम रेट पे चलेंगे या फिर मीडियम पे। फ्रंट कैमरा तब भी 8 मेगापिक्सल का आता था, अभी भी 8 मेगापिक्सल का आ रहा है। बैक कैमरा जब 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 कैमरा मिलते थे, बट अब यहाँ पे आपको सिर्फ मेन कैमरा काम का मिलता है, उसके अलावा सिर्फ 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरे देते हैं। एक कैमरा ही काम का है और वहां पे 2 कैमरे काम के थे। डिजाइन के सेगमेंट में इंप्रूवमेंट हुआ है, आजकल अच्छी डिजाइन वाले स्मार्टफोन आने लग गए। उस टाइम पे नॉर्मल बेसिक डिजाइन ब्लैक व्हाइट कलर इन सब में आते थे। स्मार्टफोन का वेट वही है, बैटरी वही है, बैकअप वही है, कैमरा परफॉर्मेंस वही है, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस वही है, ऐप क्लोजिंग ओपनिंग वही है, सब कुछ वही है, डिजाइन वही है, इन बॉक्स के कंटेंट वही है। तो 12,000 रुपीज के अंडर स्मार्टफोन में तो कुछ इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है, ना कुछ इनोवेशन हुई है, और ना आजकल कंपनी ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च करती है 12,000 रुपीज के अंडर। अगर आप स्मार्टफोन मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हो, आपने नोटिस करा होगा, या फिर अगर आप जिस यूट्यूबर को देखते हो अगर वो होनेस्ट होगा तो आपको बताया होगा कि आजकल 12,000 रुपीज के अंदर स्मार्टफोन बहुत कम लॉन्च होते हैं। कंपनी का सबका फोकस यही है 13,000 रुपीज के ऊपर वाले पे। तो इस सिनेरियो में अगर गवर्नमेंट चाइनीज स्मार्टफोन को बैन कर देती है 12,000 रुपीज के अंडर, तो आपके पास फिर तो बहुत ही कम ऑप्शन बच जाएंगे, या तो सैमसंग बचेगा, या फिर माइक्रोमैक्स बचेगा, या लावा बचेगा। इन्फिनिक्स और टेक्नो का कुछ कह नहीं सकते, क्या पता गवर्नमेंट चाइना के साथ उनको भी बैन कर दे, क्योंकि काइंड ऑफ ताइवान से आते हैं, तो चाइना और ताइवान मतलब इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से एक ही कंट्री, अलग कंट्री नहीं है। अगर आप थोड़ा भी जियोपॉलिटिकल नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा। तो अभी के लिए मान के चलते हैं सिर्फ 3 ही ब्रांड रहेंगे, तो उसके बाद आप खुद सोच लो अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो क्या इनोवेशन होगी। और पास्ट एक्सपीरियंस से ये देखा है, माइक्रोमैक्स और लावा जितने बड़े बड़े स्मार्टफोन लॉन्च करते थे ना, जब ये पीक पे थे, तो वो सब चाइना के स्मार्टफोन का रीब्रांड करके ही दिलाते थे, क्योंकि चाइना की कंपनी तो कुछ थी नहीं तब यहाँ पे। तो माइक्रोमैक्स लावा कुछ ज्यादा अच्छी इनोवेशन करेंगे, वो आप भूल ही जाओ। बचा सैमसंग, और सैमसंग का तो पूरा फोकस ज्यादा प्राइस सेगमेंट पे रहता है, जिसकी वजह से 12,000 रुपीज के अंडर जो स्मार्टफोन मार्केट अभी है वो अब 3 साल पीछे और चला जाएगा। मतलब नेक्स्ट 3 साल में भी सेम ही स्पेक्स के स्मार्टफोन बिक रहे होंगे जो 2020 में मिल रहे थे, क्योंकि जब से स्मार्टफोन कंपनी ने 12,000 रुपीज के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च करना कम कर दिए हैं, बहुत सारे ऑडियंस उन्होंने अपनी प्राइस और बजट बढ़ा दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 10,000 रुपीज का स्मार्टफोन परचेस करना चाहता था, तो अब उसने अपना बजट 13,000 रुपीज कर लिया, क्योंकि 10,000 रुपीज में उसको बहुत सारे ऑप्शन मिलते ही नहीं, अच्छा स्मार्टफोन मिलते ही नहीं है। जिस इंसान का बजट पहले 15,000 था, अब उसने 18,000 कर लिया है, क्योंकि स्मार्टफोन कंपनी ने बहुत कम स्मार्टफोन लॉन्च करना चालू कर दिए हैं। तो जो लोग भी 12,000 रुपीज के अंदर बाय करेंगे उन पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, बट ज्यादा लोगों पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शिफ्ट हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट एक्चुअल में बैन कर सकती है कि नहीं कर सकती है। इसका आंसर है नहीं, गवर्नमेंट बैन ही नहीं कर सकती। इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्री पार्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि अंडर आता है यूएनओ के। अब जिनको WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूएनओ नहीं पता, जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है यूएनओ, जो कि लॉ एंड ऑर्डर, ट्रेड वगैरह इन सब चीजों में डील करता है, और ये इंश्योर करता है कि पूरे वर्ल्ड में ढंग से एक फेयर ट्रेड हो, कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को बुली नहीं करे, कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही किसी कंट्री के थ्रू जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बेकार है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को ध्यान रखता है कि पूरी अर्थ में जितनी भी कंट्री है वो सब फेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रही है, मतलब कोई भी अनएथिकल तरीके से, गलत तरीके से अपने ट्रेड को बूस्ट तो नहीं कर रही कोई भी कंट्री। तो सिंस दोनों ही कंट्री WTO ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो उसकी वजह से WTO के रूल्स इनको फॉलो करने पड़ेंगे। और WTO का रूल है कि कोई भी ऐसे गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट से बैन नहीं लगा सकती विदाउट एनी रीजन। जब गलवान का इंसिडेंट हुआ था और कंट्री में बहुत सारे लोग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का ट्रेंड कर रहे थे, बट उस टाइम पे भी जब इतना हाई सेंटीमेंट चल रहा था, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ भी स्टेप नहीं लिए थे। कोई भी लाइटें वगैरह, पंखे, सब चीजें, ये प्लास्टिक वगैरह कितने चीजें सब चाइनीज मेड ही रहती है, तो मोस्टली चाइना में बनते हैं, इंडिया में नहीं बनते, बट फिर भी गवर्नमेंट ने बैन नहीं करा। गवर्नमेंट ने सिर्फ बैन किसको करा? 7-8 चाइनीज ऐप को, PUBG को, इन सब चीजों को। वो भी इसलिए क्योंकि ये कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट बन रहे थे। गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए तो ही वो बैन कर सकती है, नहीं तो बैन नहीं
नहीं कर सकती और इंडियन कंपनी को अनफेयर एडवांटेज देने के लिए तो बिल्कुल भी बैन नहीं कर सकती। अगर देश को खतरा हो, कुछ इंटरनल सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, डाटा ब्रीच हो रहा है यूजर्स का, इन सब चीजों पर खतरा हो, देश पर अटैक हो सकता हो, तो ही इन सब चीजों के कारण ही बैन कर सकती है। और आपने देखा ही कि कितने सारे ऐप जो अपना डाटा चोरी करते थे उनको बैन करा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्या थॉट है, कुछ डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्त का जरूर शेयर करना, उनको भी पता चले भाई 12,000 रुपीज के अंदर चाइनीज स्मार्टफोन बैन होने वाले हैं नहीं होने वाले। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।